बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके? ठीक ठाक हैं? आज का जो हमारा लेक्चर है वो होगा इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस पर, कि इनकम टैक्स के पेपर में कौन कौन सी डेफिनेशंस आती हैं और उनको कैसे अटेम्प्ट करना है आपने। पिछले 10 साल पेपर अगर आप उठा के देखें ना, तो पहला क्वेश्चन ही ये डेफिनेशन का होता है, जिसमें होता यूँ है कि आपको 4 डेफिनेशंस दी जाती हैं, आपने वो 4 अटैम्प्ट करनी होती हैं। ठीक है, आपने डेफिनेशन लिखनी है, उसकी एक्सप्लेनेशन आपने देनी है कि उस डेफिनेशन में क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो है टैक्स की। ठीक है, सबसे पहली डेफिनेशन टैक्स की है और उसका सेक्शन 2 का सब सेक्शन 63 है। अच्छा, जब ये सेक्शन आपने लिखने हैं ना, तो फिर आपने कोशिश करनी है कि फिर आपने वर्डिंग चेंज नहीं करनी और ये सेक्शन आपने लाजमी लिखने हैं। ठीक है, इससे एक तो इम्प्रेशन आपका अच्छा जाता है एग्ज़ामिनर पर और आपके मार्क्स आपको पूरे मिलने के चांस होते हैं। तो चलें देखते हैं टैक्स क्या होता है। टैक्स मीन्स एनी टैक्स इम्पोज्ड अंडर द इनकम टैक्स लॉ। इनकम टैक्स लॉ के तहत अगर कोई भी आपको टैक्स पे करना पड़ता है तो वो सिंपल क्या कहलाता है, उसको टैक्स कहते हैं। अच्छा, इसके अंदर कुछ और चीज़ें भी शामिल हैं जो होती तो टैक्स नहीं है, लेकिन वो टैक्स ही कहलाती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे इट इंक्लूड्स एनी पेनल्टी, फ़ी और अदर चार्ज और एनी सम और अमाउंट लेविएबल और पेएबल अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत अगर आप पे कोई पेनल्टी लग जाती है, आपने कोई प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं किया होता, मिसाल के तौर पे आप एक कंपनी रन कर रहे हैं और कंपनी में ये मैंडेटरी है कि आपने अपनी 165 की रिटर्न जो है वो फ़ाइल करनी है। ठीक है, मंथली करनी है, क्वार्टरली करनी है, एनुअली करनी है, लेकिन अगर आप वो फिल नहीं करते तो आपको पेनल्टी लग जाएगी कि आपने लॉ के मुताबिक जो है ना ऑपरेशन नहीं परफॉर्म किए। तो वो जो पेनल्टी आप पे करेंगे वो भी क्या होगा, गवर्नमेंट के लिए टैक्स ही होगा। इसके अलावा अगर आपने कोई फ़ी पे कर दी है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन की, या इसके अलावा और कोई फ़ीस आपने पे कर दी है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत उसकी कोई फैसिलिटी अवेल करने के लिए, तो वो भी क्या कहलाएगा, टैक्स कहलाएगा। ठीक हो गया, तो ये टैक्स कहलाता है। आगे देखते हैं, आगे इसकी क्या है जी। टैक्स पेयर किसको कहते हैं? टैक्स पेयर का सेक्शन है 2 सब सेक्शन 66। अब टैक्स पेयर मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि जो जो नीचे आ रही हैं चीज़ें वो सारी टैक्स पेयर में शामिल है। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, अ पर्सन हु डराइव्स एन अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स। ऐसा शख्स जो कोई ऐसी अमाउंट अर्न कर रहा है जो चार्जेबल टू टैक्स होगी, तो वो बंदा टैक्स पेयर कहलाएगा। अभी हम ये बात नहीं कर रहे कि वो रिटर्न फाइल करेगा या नहीं करेगा, अभी सिर्फ हम ये बात कर रहे हैं टैक्स पेयर कौन होगा। जो भी शख्स एक बिज़नेस अर्न कर रहा है या कोई ऐसी इनकम अर्न कर रहा है बगैर बिज़नेस किए जो कि लॉ के मुताबिक टैक्सेबल है, तो वो बंदा क्या कहलाएगा, टैक्स पेयर कहलाएगा। नंबर बी, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सच पर्सन, या वो खुद ना हो, उसका नुमाइंदा हो जो उसके बिहाफ पे वो इनकम जो रिसीव कर रहा है या अर्न कर रहा है, तो वो भी क्या कहलाएगा, वो भी टैक्स पेयर कहलाएगा। अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट और कोलेक्ट टैक्स एंड डिपॉजिट विद द गवर्नमेंट अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स लॉ। एक ऐसा शख्स जो कि ज़िम्मेदार होगा टू डिडक्ट करने का या कोलेक्ट करने का टैक्स और डिपॉजिट करेगा गवर्नमेंट को, वो बंदा भी टैक्स पेयर ही कहलाएगा। होता यूँ है कि जो कंपनीज़ हैं उस पर ये मैंडेटरी होता है कि जब आप एक सर्टेन लिमिट तक पेमेंट करेंगे अपनी सर्विसेज की, आपने किसी से सर्विस ली और उनको आप पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट करते वक्त आपने उस शख्स का जितना टैक्स बनता है वो आपने खुद डिडक्ट करना है और ख़ुद ही गवर्नमेंट को जमा करवाना है। तो वो कंपनी क्या कहलाई, फिर वो टैक्स पेयर कहलाई। इसको कहते हैं टैक्स डिडक्ट एंड कोलेक्ट होता है अगर आपने कोई इंपोर्ट की है दूसरे मुल्क से, तो जो हमारे कस्टम के कलेक्टर हैं वो क्या करते हैं, टैक्स इकट्ठा करते हैं, टैक्स आपसे कलेक्ट कर लेते हैं इंपोर्ट पर सेक्शन 148 के तहत, तो वो क्या कहलाया, टैक्स कलेक्शन कहलाया। जो डिडक्ट किया आपने, जैसी कोई पेमेंट की आपने वो टैक्स क्या कर लिया, डिडक्ट कर लिया और डायरेक्ट गवर्नमेंट को जमा करवा दी, इसको कहते हैं डिडक्शन।
नंबर डी में कह रहा है एनी पर्सन रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न और पे टैक्स अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, तो वो भी क्या कहलाएगा, टैक्स पेयर कहलाएगा। कोई भी ऐसा शख्स जिस पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत रिटर्न फाइल करना लाजमी हो जाती है, वो बंदा भी क्या कहलाता है, टैक्स पेयर कहलाता है। अब ये सारे पॉइंट आपने अपनी डेफिनेशन के हेड में लिखने हैं। डेफिनेशन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ 2 लाइनों की लिख दी और डेफिनेशन ख़त्म। 4 डेफिनेशन आनी है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन होना है, तो उसने वो आपने ऐसी डिवीजन करनी है कि वो 5 मार्क्स की एक डेफिनेशन बन सके। ये आ गई उसकी एक्सप्लेनेशन आपने लिखनी है। इट इज़ नेसेसरी फॉर द फॉलोइंग पर्सन टू फर्निश द रिटर्न ऑफ द इनकम। किस किस शख्स पर रिटर्न फाइल करना लाजमी हो जाता है? अगर वो टैक्स पेयर है तो टैक्स पेयर की मद में रिटर्न भी जमा करवाएगा। एवरी पर्सन हुज टोटल इनकम ड्यूरिंग द टैक्स ईयर एक्सीड्स द मैक्सिमम अमाउंट दैट इज़ नॉट चार्जेबल टू टैक्स। होता ये है कि एक सर्टेन लिमिट तक ना टैक्स एग्जाम्प्ट होता है। अगर आप उस लिमिट तक इनकम एग्जाम्प्ट अर्न कर रहे हैं तो फिर आप टैक्स पे नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल सैलरीड पर्सन है, कहीं से सैलरी ले रहा है, तो सैलरी की जो इस वक्त स्लैब रेट चल रहा है वो 6 लाख तक एग्जाम्प्ट है। अगर आपकी सालाना सैलरी 6 लाख बनती है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो अगर आपकी 6 लाख से ज़्यादा है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उस पर एक लिमिट तक जो है ना वो टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये बात यहाँ पर की है कि एवरी पर्सन हुज टोटल इनकम ड्यूरिंग द टैक्स ईयर एक्सीड्स द मैक्सिमम अमाउंट दैट इज़ नॉट चार्जेबल टू टैक्स। ऐसा शख्स जिसकी अमाउंट जो है मैक्सिमम अमाउंट से एक्सीड कर जाएगी, वो बंदे को क्या करना पड़ेगा, अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। नंबर बी, एवरी कंपनी इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स इनकम। कंपनी के लिए तो मैंडेटरी है भाई, कंपनी का चाहे नुकसान में जा रही है, लॉस में जा रही है, तो उसने रिटर्न फाइल करनी ही करनी है। नंबर सी, एनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्या कौन सी होती हैं कि जो चैरिटी पर्पज़ के लिए काम कर रही होती हैं, जो वेलफेयर पर्पज़ के लिए काम कर रही थी, जिनका मकसद प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, जिनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ क्या होता है कि फ़लाह व बहबूद के काम करना सोसाइटी में, जैसे तालीम दे रहे हैं, जैसे मेडिकल फैसिलिटी दे रहे हैं, जैसे और भी इस तरह के कोई फ़लाह व बहबूद के काम अगर वो कर रहे हैं तो वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है, इसके लिए अप्रूवल लेनी पड़ती है, अपने डॉक्यूमेंटेशन देना पड़ती है, फिर आपको कमिश्नर FBR आपको अप्रूव कर देता है कि आप एज आ NPO काम कर सकते हैं। नंबर डी, एनी अप्रूव्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूट। ये आगे फर्दर आ गया कि जी जो अप्रूव्ड होगा वेलफेयर इंस्टीट्यूट, वो वाला क्या करेगा, रिटर्न अपनी फाइल करेगा ही करेगा। इसी का आगे, एनी पर्सन who has charged to tax for any of the 2 tax years immediately preceding the previous tax years। ऐसा शख्स जिसको पिछले 2 सालों में जो है ना वो टैक्स पे करना पड़ा, टैक्स चार्ज उसको हो रहा था, तो उस बंदे के लिए भी मैंडेटरी होगा कि वो अगले साल अपनी रिटर्न जमा करवाएगा। नंबर बी, एनी पर्सन हु क्लेम्स अ लॉस कैरिड फॉरवर्ड फ्रॉम अ प्रीवियस टैक्स ईयर। कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस का मतलब ये होता है कि आप एक कंपनी रन कर रहे हैं, कंपनी के लिए तो वैसे ही लाजमी है, ठीक है, या आप प्रॉपर्टी इनकम ले लें, प्रॉपर्टी इनकम आप अर्न कर रहे हैं, आपका जो है ना एक बिल्डिंग है वो रेंट पे आपने दी हुई है, आप उससे रेंट अर्न कर रहे हैं, तो उसमें आपको लॉस हो रहा है। लॉस इस तरह हो रहा है कि रेंट आपकी कलेक्शन हो रही है लेकिन आपके ख़र्चे अखराजात वगैरह कुछ इस तरह डाल के काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, लीगल फ़ीस आ गई, रिपेयरिंग आ गई, मेंटेनेंस आ गई, आपको उसका लॉस हो रहा है। तो वो क्या करेंगे, वो जो लॉस जब आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो इस कैरी फॉरवर्ड करने की वजह से आप पे रिटर्न फाइल करना लाजमी हो जाएगी, नहीं तो FBR आपका कैरी फॉरवर्ड मानेगा नहीं। ज़ाहिर सी बात है, वो कैरी फॉरवर्ड कैसे माने जब आप उसकी ज़बान में उसको नहीं समझाएंगे। उसकी ज़ुबान क्या है, टैक्स रिटर्न की उसकी ज़ुबान है, उसकी ज़ुबान में रिटर्न जमा करवाएं और फिर अपना जो लॉस कैरी फॉरवर्ड करें और फिर अपना टैक्स से बचत हासिल करें। एनी पर्सन, नंबर सी, एनी पर्सन हु ओन्स, कोई भी शख्स जिसकी मलकियत में होगा क्या, इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं ज़मीन जायदाद, विद अ लैंड एरिया ऑफ 250 स्क्वायर यार्ड्स, 250 स्क्वायर यार्ड से जो है ना जिसके पास ज़मीन होगी उस पर भी रिटर्न फाइल करना लाजमी होगी। और मोर, और ओन्स एनी फ्लैट, या फ्लैट छोटा होगा, ठीक है, लेकिन कहाँ पर हो, लोकेटेड इन एरियाज़ फॉलिंग विद द म्यूनसिपल लिमिट existing immediately before the commencement of the local government laws in the provinces और कंटोनमेंट कैंट के एरिए और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। ये वो एरिया बता दिए कि जहाँ पर अगर आपका एक फ़्लैट भी होगा तब भी आप रिटर्न फाइल करने के ज़ुमरे में आए, क्योंकि उस फ्लैट की वैल्यू ही इतनी ज़्यादा होगी कि आपको अपने सोर्स ऑफ इनकम डिक्लेयर करने पड़ेंगे, आपको अपना सारा बताना पड़ेगा कि ये इनकम कहाँ से आई है।
नंबर डी, एनी पर्सन ओनिंग 500 यार्ड और अबव इमूवेबल प्रॉपर्टी इन द रेटिंग एरिया, या ऐसे रेटिंग एरिए में किसी बंदे के पास 500 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा का प्लॉट है या वो 500 का है, तो उसको भी अपनी रिटर्न जो है ना जमा करवानी पड़ेगी। रेटिंग एरिया का मतलब होता है जहाँ पर डीसी रेट अप्लाई होते हैं, ठीक है, तो वो उस एरिया को डीसी उसको उस एरिया को रेटिंग एरिया कहते हैं। आगे मज़ीद इसकी एक्सप्लेनेशन में, एनी पर्सन हु ओन्स अ फ्लैट विद कवर्ड एरिया ऑफ 200 स्क्वायर फिट और मोर लोकेटेड इन रेटेड एरियाज़, अगर फ्लैट है उसकी जो पैमाइश है वो 200 स्क्वायर फिट है या उससे ज़्यादा है तो भी उसको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। एनी पर्सन हु ओन्स अ मोटर व्हीकल हैविंग इंजन कैपेसिटी अबव 1000 सीसी, 1000 सीसी से ज़्यादा वाली जिसके पास गाड़ी है, एक या उससे ज़्यादा गाड़ियाँ, तो उसको भी रिटर्न फाइल करना लाजमी होगी, ठीक है। 1000 से नीचे वाली 800 सीसी वाली जो छोटी गाड़ियाँ होती हैं उस वाले के ऊपर रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी नहीं है। या एनी पर्सन हु हैज़ ऑब्टेन एन एनटीएन, या कोई ऐसा शख्स जिसने अपना एनटीएन ले लिया एक दफ़ा, तो अब उसके ऊपर अपनी रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा, चाहे वो कोई बिज़नेस कर रहा है या बिज़नेस नहीं कर रहा, जो भी है उसको अपनी रिटर्न देनी पड़ेगी, चाहे वो नील की रिटर्न ही क्यों ना जमा करवाए। एनी पर्सन होल्डिंग कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ऐसा शख्स जिसका जो बिजली का कनेक्शन है वो कौन सा है, इंडस्ट्रियल है, ठीक है, या कमर्शियल उसका जो है ना इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है, और उसका जो बिल की अमाउंट है वो सालाना 5 लाख से ज़्यादा बनती है। एवरी बिजनेस हुज इनकम इज़ मोर देन 3 लाख बट लेस देन 4 लाख फॉर द टैक्स ईयर, ये पुराने टैक्स ईयर का था, ठीक है, 3 लाख से ज़्यादा और 4 लाख से कम होगी। वैसे तो बिज़नेस इनकम 4 लाख तक एग्जेम्प्ट है, ठीक है, ये पुराना लिखा हुआ है। 4 लाख तक जो भी आप बिज़नेस कर रहे हैं, अगर आपकी इनकम 4 लाख है तो फिर आप रिटर्न ना भी जमा करवाएं क्योंकि आपकी इनकम BTL है, लेकिन शर्त ये है कि आपने कहीं एनटीएन ना ले लिया हो, आपका कोई इंडस्ट्रियल कमर्शियल ना हो, पिछली वाली कोई कंडीशन फुलफ़िल ना हो रही हो, तो फिर आप रिटर्न ना भी जमा करवाएं तो कोई नहीं होगा। एनी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड विद द चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री, एनी ट्रेड एसोसिएशन और प्रोफेशनल बॉडी शुड आल्सो फाइल द रिटर्न। ये वो इदारे हैं जहाँ पर अपने आप को अगर किसी ने रजिस्टर्ड करवा लिया है एज अ प्रोफेशन, तो फिर वहाँ पे उसको भी क्या करना पड़ेगा, अपनी रिटर्न जमा करवानी पड़ेगी। अब कौन कौन से लोग एग्जाम्प्ट हैं रिटर्न जिनके ऊपर नहीं जा होती कि जी वो रिटर्न ना भी जमा करवाएं तो उनको कोई पूछगिछ नहीं है। सबसे पहले विडो आ रही है, ठीक है, अगर कोई बेवा है तो वो रिटर्न जमा नहीं करवाएगी। एनी ऑर्फन बिलो द एज ऑफ 25 ईयर, 25 साल से नीचे जो यतीम है वो अपनी रिटर्न भी जमा नहीं करवाएंगे। अ नॉन रेजिडेंट पर्सन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नॉन रेजिडेंट का मतलब जो इस मुल्क का एक तो होता है नेशनल, ठीक है, नेशनल हो लेकिन नॉन रेजिडेंट है। नॉन रेजिडेंट लॉ की लैंग्वेज में होता है जो 180 डेज़ से ज़्यादा का स्टे अगर पाकिस्तान में होगा तो फिर वो बंदा रेजिडेंट होगा। अगर वो पाकिस्तान में पूरे साल में मिलाकर 180 दिन से कम रहा है तो फिर वो क्या होगा, नॉन रेजिडेंट बंदा कहलाएगा। उसके ऊपर भी अपनी रिटर्न पाकिस्तान में जमा करवानी मैंडेटरी नहीं होगी। फिर वो जिस कंट्री में रह रहा है वहाँ पर वो अपनी रिटर्न जमा करवाए ना करवाए वो उस कंट्री का कानून है। पाकिस्तान में उस पर रिटर्न जमा करवाना ज़रूरी नहीं होगा। और डिसेबल पर्सन जो है ना, ऐसे नहीं, डिसेबल पर्सन उसके पास बाकायदा सर्टिफिकेट होगा गवर्नमेंट का, उसका मेडिकल का सर्टिफिकेट होगा कि ये बंदा डिसेबल है परमानेंट, तो वो फिर अपनी रिटर्न नहीं जमा करवा सकता। ऑल द टैक्स पेयर्स शुड फाइल अ वेल्थ स्टेटमेंट एंड वेल्थ रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट अलोंग विद रिटर्न। हाँ जी, ये एक लाजमी पार्ट है आपकी रिटर्न का कि जो आपने जमा करवाना ही होता है। होता क्या है कि रिटर्न जो होती है ना उसके अंदर आपने अपनी इनकम और अपने ख़र्चे शो करवाने होते हैं कि मैंने इस साल में कितना कमाया, कहाँ कहाँ से कमाया और कहाँ कहाँ ख़र्च किया मैंने। जबकि वेल्थ स्टेटमेंट में आपने ये बताना होता है कि आपकी वेल्थ कितनी है, आपके असासे कितने हैं, आपकी लायबिलिटी कितनी है, आपके यानी कि घर वगैरह, आपके पैसा वगैरह बैंक में, वैसे फ़िज़िकली आपके पास कितना पैसा मौजूद है, ठीक है, और आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ कितनी हैं जो लीगलाइज हैं, जो पेपर वर्क में मौजूद हैं, तो वो क्या कहलाती है आपकी वेल्थ स्टेटमेंट। रिकन्सिलिएशन का मतलब मैच करना है आपने कि आपकी रिटर्न और आपकी वेल्थ स्टेटमेंट मैच कर रही होगी, इसको कहते हैं रिकनसाइल। तो ये आपने जमा करवानी होती है। उसके बाद आ रहा है टैक्स ईयर।
नेक्स्ट डेफिनेशन है टैक्स ईयर। ये सारी जितनी डेफिनेशन मैं पढ़ा रहा हूँ ये पिछले 10 साल पेपर में आई हुई हैं, कोई एक दफ़ा, कोई 2 दफ़ा, कोई 3 दफ़ा, तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक हो गया। आज का लेक्चर हमारा इसी पर होना है कि हमने जो पिछले 10 साल डेफिनेशन है मैंने वो सारी इकट्ठी की और उनको एक लेक्चर बना दिया। ठीक है, तो इनको आपने लाजमी करना है। इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें फिर वो डेफिनेशन होंगी जो पास पेपर्स में तो नहीं आई, लेकिन उनके चांसेस हैं कि नेक्स्ट ईयर वो आ जाएँ, वो हैं तो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, टैक्स के स्टूडेंट को उनकी हाव ना होनी चाहिए। तो टैक्स ईयर क्या होता है? द कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स ईयर हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन आवर इनकम टैक्स लॉ थ्रू द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। ठीक है, द टैक्स ईयर इज़ अ पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच टैक्स इज़ टू बी कैलकुलेटेड रिगार्डिंग अ पर्सन। टैक्स ईयर होता है किसी शख्स का वो टाइम पीरियड जिस टाइम पीरियड के तहत हम उससे टैक्स कलेक्ट कर रहे होते हैं। ये 12 मंथ का भी हो सकता है, ईयर से तो लग रहा है ना साल, ये साल भी हो सकता है, ये 6 माह का पीरियड भी हो सकता है, आगे जाके हम इसकी पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, ये 1 मंथ का भी हो सकता है। ठीक है, ये सिचुएशन टू सिचुएशन आगे उसने कह दी ना रिगार्डिंग अ पर्सन, इसका मतलब ये हुआ कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। ये लाजमी नहीं है कि 12 साल का होगा तो ही वो आपका टैक्स ईयर कहलाएगा। ठीक है, जिस पीरियड के लिए एक बंदा टैक्स पे कर रहा है और उस पीरियड में वो रिलीज़ हो रहा है, अपनी डिस्चार्ज कर रहा है लायबिलिटी टैक्स की, वो उसका टैक्स ईयर कहलाएगा। इसकी 3 टाइप्स हैं, नॉर्मल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर और ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ठीक है, नॉर्मल टैक्स ईयर क्या होता है? इट इज़ अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया जी। नॉर्मल जो होता है वो 12 मंथ का पीरियड होता है, एंडिंग ऑन 30 जून, जो हमेशा एंड होगा 30 जून को, एंड इज़ नोन बाय द कैलेंडर ईयर इन विच द एंडिंग डेट फॉल्स, और वो जाना जाएगा जिस कैलेंडर ईयर में वो 30 जून आ रही होगी। ठीक है, 30 जून जिस साल में आएगी उसी साल का जो नाम होगा वही नाम क्या कहलाएगा? नॉर्मल टैक्स ईयर का नाम। मिसाल के तौर पे इस वक्त 2022 में जो 30 जून गुज़रा है वो टैक्स ईयर कौन सा कहलाया? 2022 का टैक्स ईयर। हालांकि 2022 अभी चल रहा है, लेकिन हम ये हमारे लिए टैक्स के लिए 2022 का टैक्स ईयर ख़त्म हो चुका है, जो 30 जून को एंड हो चुका है। ठीक है, आप जब भी आप अपनी रिटर्न जमा करवाएंगे 30 जून तक की एक्टिविटीज़ आप रिकॉर्ड करेंगे अपनी, उससे अबव की एक्टिविटीज़ अगले साल में चली जाएंगी। तो आगे क्या कह रहा है? सच अ टैक्स ईयर इज़ नोन एज नॉर्मल टैक्स ईयर। इस टैक्स ईयर को कहते हैं नॉर्मल टैक्स ईयर। ठीक है, स्पेशल टैक्स ईयर क्या होता है? स्पेशल जैसे कि नाम से लग रहा है बड़ा स्पेशल टैक्स ईयर होगा, तो ये स्पेशल का मतलब ये हुआ कि मुख्तलिफ़ किस्म के सेक्टर्स हैं, बिज़नेस सेक्टर्स हैं, जिनका जो है ना काम करने का टाइम पीरियड या ड्यूरेशन जो है ना मुख्तलिफ हो सकती है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर कोई फसलों का काम करता है तो उसकी फसल अगर सर्दियों में आ रही है तो वो सर्दियों के दौरान ही उसने इनकम अपनी अर्न करनी है, उसके बाद इनकम नहीं अर्न कर सकेगा क्योंकि उसकी फसल नहीं होगी। तो उसके लिए फिर एक अलग से टैक्स ईयर गवर्नमेंट को बनाना पड़ेगा ताकि वो अपनी इनकम जो है उसके मुताबिक एडजस्ट कर सके। ठीक है, इन केस ऑफ एनी पर्सन और अ क्लास ऑफ पर्सनस और एनी सोर्स ऑफ इनकम द बोर्ड स्पेसिफाई करेगा, बोर्ड में स्पेसिफाई अ पीरियड ऑफ 12 मंथ एज दियर टैक्स ईयर। ठीक है, या तो आप अपनी एप्लीकेशन देंगे और सॉलिड रीज़न पेश करेंगे कमिश्नर को, तो फिर कमिश्नर अप्रूव कर देगा, ठीक है जी आपका वो टैक्स ईयर नहीं है नॉर्मल, आप स्पेशल टैक्स ईयर के मुताबिक अपनी रिटर्न जमा करवाएं और टैक्स जमा करवाएं। ठीक है, लेकिन अगर नहीं तो बोर्ड खुद से एनालाइज करके, बोर्ड के अंदर जो लोग बैठे हैं वो खुद से एनालाइज़ करते हैं कि यार कौन से बिज़नेस को जो है ना मुश्किलात पेश आ रही हैं ये नॉर्मल टैक्स ईयर अडॉप्ट करने में, वो खुद से फिर एक नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं कि जी ये वाले बिज़नेस के जो कर रहे हैं उनके लिए टैक्स ईयर ये वाला काउंट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इन केस ऑफ ऑल कंपनीज़ मैन्युफैक्चरिंग कॉटन, ठीक है, तमाम कंपनी जो कॉटन की मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं टेक्सटाइल, द बोर्ड हैज़ स्पेसिफाइड दैट दियर टैक्स ईयर विल कमेंस ऑन 1 अक्टूबर एंड विल एंड ऑन 30 सितंबर फॉलोइंग का मतलब अक्टूबर के आगे वाला जो आ रहा है ना सितंबर, वो वहाँ तक उसका क्या कहलाएगा? 12 महीने का एक साल कहलाएगा, जो कि उसका टैक्स ईयर बन जाएगा, स्पेशल टैक्स ईयर फॉर ओनली कॉटन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ कंपनीज। ठीक हो गया। दिस पीरियड ऑफ 12 मंथ इज़ टैक्स ईयर फॉर ऑल कंपनीज इंगेज इन कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग।
ठीक है, कॉटन की, कपास की जो काम कर रहे हैं बनाने में टेक्सटाइल का, उनके लिए टैक्स ईयर कौन सा होगा यहाँ पे मेंशन है। अब आ रहा है एक तीसरा टाइप, ट्रांजिशनल। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कौन सा होता है? मिसाल के तौर पे जब आप नॉर्मल टैक्स ईयर से जंप करेंगे स्पेशल टैक्स ईयर पर, तो उसके दरमियान में अगर कोई गैप आ रहा होगा तो वो गैप क्या कहलाएगा? आपका ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। पढ़ते हैं क्या कह रहा है। व्हेन टैक्स ईयर ऑफ एनी क्लास ऑफ पर्सन्स और अ सिंगल पर्सन इज चेंज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एन ऑर्डर बाय द बोर्ड और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, it result in the emergence of the changing period which is known as transitional tax year and is treated to be a separate tax year. It consists of the period between the end of the last year before change and the start of change tax year. तो क्या कह रहा है कि जब आपका नॉर्मल टैक्स ईयर ख़त्म हो रहा था उस डेट से आगे वाली डेट, और जब आपको अप्रूवल मिली अपना टैक्स ईयर चेंज करने की कि आप इस डेट से अपना टैक्स ईयर चेंज कर लें, उस डेट के दरमियान जो पीरियड होगा वो ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहलाएगा। ठीक है, और वो एक अलहदा टैक्स ईयर ट्रीट होगा और उसकी जो इनकम और लॉस होगा वो उसी पीरियड के दौरान की ट्रांजैक्शन का किया जाएगा। इसको कहते हैं ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। कंक्लूजन, ये टैक्स ईयर बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये कई दफ़ा आ चुकी है। ठीक है, जब भी आपने लिखनी है तीनों की डेफिनेशन लिखनी है और इनकी एक्सप्लेनेशन आपने अपने बाय वर्ड अपने वर्ड में लिख देनी है कि एक्सप्लेनेशन में आपको क्या समझ आई है इससे, वो आपने अपने अल्फाज में लिख देनी है। कंक्लूजन क्या कहता है? वी कैन सम अप दिस डिस्कशन बाय कंक्लूडिंग दैट अ टैक्स ईयर मे बी ऑफ 3 टाइप्स: नॉर्मल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। इफ़ अ टैक्स ईयर एंड ऑन और बिफोर 30th June, it is known by the name of the same year. For example, tax year ending on 31st March 2018 shall be the tax year 2018. However, if a tax year end after 30th June, it will be known by the name of the next calendar year. For example, tax year ending on 31st August 2017 will be known as tax year 2018. हाँ जी, समझ आई बात की। एक तो ये मैंने बात की थी कि अगर नॉर्मल टैक्स ईयर है तो वो 30 जून जिस साल में आ रही है वही साल उसका नाम कहलाएगा टैक्स ईयर का। अब यहाँ पर उसने एक और बात कर दी, क्लियर कर दिया कि 30 जून से पहले पहले अगर कोई टैक्स ईयर ख़त्म हो रहा है, ज़ाहिरी बात है वो स्पेशल टैक्स ईयर होगा, तो फिर उसका जो नाम होगा वो उसी साल का होगा जिस साल में वो डेट आ रही होगी। लेकिन अगर 30 जून से बाद का किसी का टैक्स ईयर एंड हो रहा है जो कि स्पेशल ही होगा, तो फिर उसका नाम वो वाला साल नहीं होगा, वो अगले साल का जो कैलेंडर बन रहा होगा वो वाला उसका टैक्स ईयर का नाम होगा। टोटल इनकम, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है तो छोटी सी लेकिन इंपॉर्टेंट है ये। टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर shall be the sum of the person's income under each head of the income for the year. Following are the heads specified in the law for this purpose. जी 5 हेड्स ऑफ इनकम है। अगर कोई शख्स अपनी अर्निंग को सम अप करेगा इन 5 हेड्स को तो वो उसकी टोटल इनकम बन जाएगी। लेकिन अगर कोई शख्स एक ही सोर्स ऑफ इनकम से अर्निंग कर रहा है तो फिर उसका जो है ना वो एक ही सोर्स ऑफ इनकम टोटल इनकम बन जाएगा। रेजिडेंट पर्सन कौन होता है? ठीक है, अ पर्सन शैल बी अ रेजिडेंट पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर इफ़ द पर्सन इज़ अ रेजिडेंट इंडिविजुअल। देखिए ऊपर पर्सन आया, आप कहेंगे ऊपर शख्स लिखा है, नीचे लिखा हुआ रेजिडेंट इंडिविजुअल, इंडिविजुअल भी शख्स को कहते हैं। तो लॉ की डेफिनेशन में पर्सन के अंदर कंपनी भी आती है, इंडिविजुअल भी आता है, एओपी भी आती है। ठीक है, एक ऐसी सेपरेट लीगल एंटिटी जो अपना वजूद रखती है, कानूनी हैसियत रखती है, वो पर्सन कहलाती है। ठीक है, अब पर्सन के अंदर इंडिविजुअल भी होगा तो रेजिडेंट कौन होगा? रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट कंपनी, रेजिडेंट एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन फॉर द टैक्स ईयर, वो क्या कहलाएगा? रेजिडेंट पर्सन कहलाएगा। या फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट जो है ये भी रेजिडेंट पर्सन है, ये भी चेंज नहीं होती। ठीक है, अब नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर कौन से होंगे? अ नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर मीन्स अ टैक्स पेयर हु इज़ नॉन रेजिडेंट पर्सन। नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर वो होंगे जो नॉन रेजिडेंट पर्सन होंगे। रीज़न क्या हुई इनको अलग करने की? रीजन फॉर डिस्टिंग्विशिंग रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट पर्सन, 2 रीज़न है।
सबसे पहले तो इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन है इसकी, और दूसरा है रेट्स ऑफ टैक्स। द इनकम ऑफ रेजिडेंस पर्सन इज़ कैलकुलेटेड बाय टेकिंग इनटू अकाउंट बोथ द पाकिस्तान सोर्स इनकम एंड द फॉरेन सोर्स इनकम। जो कि रेजिडेंट पर्सन होता है उसकी जो इनकम कैलकुलेट की जाती है वो फॉरेन सोर्स इनकम भी कैलकुलेट होती है, और जो इनलैंड जो सर्विस होती है उसकी जो पाकिस्तान सोर्स इनकम होती है वो दोनों का सम अप करें तो उसकी टोटल इनकम कैलकुलेट होती है। जबकि जो नॉन रेजिडेंट पर्सन होता है उसकी सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम को टैक्स किया जाता है, उसकी जो अदर सोर्स इनकम आउटसोर्स इनकम होती है उसको टैक्स नहीं कर सकते हम यहाँ पर। और दूसरी वजह होती है ये इनको अलग करने की, रेट ऑफ टैक्स। जो नॉन रेजिडेंट के टैक्स रेट हैं वो डिफरेंट हैं, जबकि रेजिडेंट के जो है ना वो टैक्स रेट डिफरेंट हैं। इसी वजह से हमने नॉन रेजिडेंट और रेजिडेंट को अलग किया। आगे आ रहा है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 है। एक्यूमुलेट नाम से पता लग रहा है जमा करना किसी चीज़ को। ये क्या होगा, इंक्लूड्स होगा इसके अंदर तमाम रिज़र्व्स जो भी कंपनी मेंटेन करके रखती है। ठीक है, कंपनी ने कुछ रिज़र्व बना लिया फ्यूचर अनसर्टेनिटी को मीट करने के लिए या कुछ परचेजिंग के लिए। ठीक है, अपने प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन उन्होंने सेपरेट कर लिए, जो कि आप बीकॉम में बनाते हैं प्रॉफिट पार्टिसिपेटरी रिज़र्व अकाउंट। ठीक है, उसके अंदर कुछ रिज़र्व अगर बना लेते हैं तो वो रिज़र्व क्या कहलाएगा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ही कहलाएगा, और उस पर वो टैक्स देना पड़ेगा आपको, चाहे आप उसको रखें या ना रखें। लेकिन वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कब तक होगा, जब तक आप उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर देते या कंपनी लिक्विडेट नहीं हो जाती और उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना पड़ता, तब तक वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ही होगा। क्या कहते हैं, ऑल प्रॉफिट ऑफ कंपनी अप टू द डेट ऑफ सच डिस्ट्रीब्यूशन और लिक्विडेशन पेमेंट और सच पेमेंट और लिक्विडेशन। जब तक कंपनी लिक्विडेट ना हो जाए या उस रिज़र्व को अपने ऑनर्स को पे ना कर दे तब तक वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ही कहलाएगा। फिर उसका कोई टैक्स ट्रीटमेंट होता है वो देखना पड़ता है। तो ये आज की जो थी ना इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस थी, आपने इनको अच्छी तरह याद कर लेना है। इनको बार बार आपने याद करके ख़ुद से लिखना है, तब जाके आपके माइंड में बैठेंगी। तो बस यही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।